जो है फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें स्टेशनरी चार्ज की वजह से होने वाले जितने भी इफेक्ट्स हैं या उसके जो फिनोमिनाज है उनको एक्सप्लेन किया जाता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फिनोमिना एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी चार्ज. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है वो शो करता है. सो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ विच इट एग्जिबिट्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज को स्मॉल क्यू से भी लिखा जाता है और कैपिटल क्यू से भी लिखा जाता है और इसका एसआई यूनिट जो है वो कूलम्ब होता है. दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज. ये सब चीजें आपने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं. अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की. सबसे पहली प्रॉपर्टी की लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. सिमिलर चार्जेस, एक जैसे से जो चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. दो पॉजिटिव चार्ज होंगे रिपेल करेंगे, दो निगेटिव चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे. एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अगर ऑपोजिट चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अपनी तरफ एक दूसरे को खींचेंगे. तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. चार्ज जो है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम. ये चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है. और जो अगर आप किसी भी चार्ज की बात करें, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर आप चार्ज अगर देखते हैं, मटेरियल के ऊपर चार्ज देखते हैं, तो वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है. यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, 50 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, एंड सो ऑन. तो इस इक्वेशन को Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां n जो है वो नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है. और अगर इनको मिला लिया जाता है, मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, तो जो आपका टोटल चार्ज बनता है दैट इज Q. और ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है. यू विल गेट अ क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन दैट, कि कोई भी चार्ज जो है विच एग्जिस्ट इन नेचर, चार्ज जो है फ्रीली एग्जिस्ट करता है नेचर में, ये भी एक प्रॉपर्टी है. चार्ज नेचर में कहीं भी फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, और जब भी वो एग्जिस्ट करेगा तो इट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. देन अब हमको क्वेश्चन ये उठता है, हमने क्या कभी सुना है कि कहाँ पर चार्ज होता है, या किसी चार्ज पार्टिकल के बारे में या किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में आपने कभी सुना है? बाकी चीजों का सुना हो या ना सुना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में आपने जरूर सुना है. जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने उसमें पढ़ा था कि जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस बीच में सेंटर में होता है, जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. और इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर निगेटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों का चार्ज एग्जैक्टली सेम होता है. यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो सेम होता है. ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव है. और यही वजह होती है कि एक एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. क्यों? अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही प्रोटॉन होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे. प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरी तरफ माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एक प्लस एक माइनस, मैग्नीट्यूड बराबर, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. ऐसे ही अगर किसी एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 ही प्रोटॉन्स होंगे. इस तरह से वहां इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स नहीं होता, इम्बैलेंस ऑफ चार्ज नहीं होता. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज तभी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हो. किसी ऑब्जेक्ट पे आप कहें कि इस पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो इट इज श्योर एंड सर्टेन कि उसके अंदर इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है. अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वो पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है. और अगर प्रोटॉन्स ज्यादा है तो इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. सो इफ देयर आर मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, द बॉडी विल हैव पॉजिटिव चार्ज.
If there are more electrons than protons, then the body will have a negative charge. यहाँ से हम आपको दो टर्म्स बताते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा इंड्यूस्ड चार्ज। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अगर इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी सरफेस पे, किसी मटेरियल के सरफेस के अंदर या किसी मटेरियल के अंदर या मटेरियल के सरफेस पे अगर इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो ये जो कुछ भी आप इसको कहते हैं, दैट इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, इंड्यूस्ड चार्ज। अगर आप किसी एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं, उनको टच नहीं कराते, सिर्फ आप उनके पास ले जाते हैं, तो जो चार्ज आप ले गए हैं उसके ऑपोजिट चार्ज दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की उस तरफ की सरफेस पे ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, इसको आप किसी एक दूसरे स्फीयर के पास ले गए जिसपे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके अंदर के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब मूव करके इस साइड पे आ जाएंगे और इस साइड वाला ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से ही आपके दूसरे ऑब्जेक्ट के उस टाइप साइड वाले सरफेस पे जो निगेटिव चार्ज आ जाता है, ये इंड्यूस्ड चार्ज कहलाता है। ऐसे ही अगर आप कोई निगेटिव चार्ज बॉडी ले आते हैं और यहाँ कोई सरफेस है, तो इस सरफेस पे सारा पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन सारे मूव करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड भी हो सकता है एंड दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। नाउ हाउ कैन वी चार्ज एन ऑब्जेक्ट? हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं? हम कंडक्शन से कर सकते हैं। कंडक्शन से कैसे? एक चार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको हमने दूसरे ऑब्जेक्ट से टच करा दिया, तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसके ऊपर भी फैल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक गर्म लोहे की रॉड को दूसरी जो ठंडी रॉड है उससे अगर आप टच करा दीजिए तो थोड़ी देर में हीट ट्रांसमिट होकर दूसरी रॉड में भी चली जाती है और दोनों में टेम्परेचर का दोनों उसका टेम्परेचर एक बराबर हो जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम वहां पर हो जाता है, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के से ले जाके टच करा देंगे तो ये जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है इस पे भी कुछ चार्ज इधर से ट्रांसफर होके चला जाएगा और दोनों के ऊपर बराबर चार्ज हो जाएंगे लगभग। तो ये आपका होता है कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग करना। दूसरा है बाई इंडक्शन। इंडक्शन अभी आपने देखा था, अगर आप एक चार्ज बॉडी को दूसरे के पास ही ले आते हैं, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इस एज पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दिस इज बाय इंडक्शन। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से, दैट इज बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। ये वो वाला मेथड है जो आपने बहुत बचपन में देखा था कि आप एक स्केल को जो है, प्लास्टिक के स्केल को या प्लास्टिक के कंघे को आप वूलन क्लॉथ पे या कॉटन क्लॉथ पे रगड़ के और कागज के कुछ टुकड़े फाड़ के वहां रख देते थे और उसके पास ले आते थे, वो टुकड़े उछल के उसके ऊपर चिपक जाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब आप कागज उस कंघे को या प्लास्टिक के स्केल को जब आपने कहीं रगड़ा आपके वूलन क्लॉथ पे या कॉटन क्लॉथ पे, तो उसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर होके क्लॉथ में चले गए या क्लॉथ में से ट्रांसफर होके उसमें आ गए, जिसकी वजह से वहां इम्बैलेंस ऑफ चार्ज हो गया। इस इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज या इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है उसको पूरा करने के लिए। ऐसे ही अगर आपने बहुत सूखे हुए आपके ड्राई हेयर हैं और उनके पास आप कंघे को रगड़ के ले जाइए तो वो उसमें चिपकने लगते हैं। इवन आप जब कंघा बालों में चलाइए बहुत सूखे बालों में तो चट चट की आवाज आती है। These all are various examples of static electricity. And this static electricity is present there because of rubbing of two objects or friction between two objects. देखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किस तरह से होता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से कर लें कि उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का इम्बैलेंस हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। अब हमारे पास पहली बात ये है कि क्या हम किसी ऑब्जेक्ट में से प्रोटॉन लूज कर सकते हैं या प्रोटॉन गेन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन तो वहां से बाहर निकलेगा तो आपका न्यूक्लियस ही टूट जाएगा, तो प्रोटॉन तो वहां से निकलता नहीं। हाँ, हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं या कई बार कुछ जैसे आपके मेटल्स हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है आप कंडक्टर्स के बारे में, तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे कैन मूव फ्रॉम वन साइड टू अदर, सो वी कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स
दैट इज पॉसिबल। अब अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रगड़ते हैं तो उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं हो सकता। और ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट इज द ओनली रीजन ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। Now, what is law of conservation of charge? This is necessary to read here, क्योंकि आपने अब ये पढ़ लिया कि चार्ज ट्रांसफर होता है, तो क्या चार्ज खाली ट्रांसफर ही होता है या चार्ज पैदा भी हो जाता है रगड़ने से? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। आपका एक सिस्टम है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों को आप रगड़ते हैं तो इस पे का चार्ज ट्रांसफर होकर इधर जा सकता है या इस पे का चार्ज ट्रांसफर होकर इधर जा सकता है, बट इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर सकते हैं या इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर सकते हैं, लेकिन अपने आप कोई चार्ज, अपने आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ जाएंगे, अपने आप इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं कम हो जाएंगे। सो नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर एक सिस्टम है जिसमें बाहर से कोई चार्ज सप्लाई नहीं हो रहा है तो जो इसका टोटल चार्ज होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट, यानी जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन दोनों के अंदर है वो ऐसे ही रहेगा, चाहे इधर से इधर ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन्स, चाहे इधर से इधर ट्रांसफर हो जाए, बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो इस सिस्टम में है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम कैसे पता करें कि कोई मटेरियल चार्ज गेन कर रहा है या लूज कर रहा है? चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि और कोई चार्ज तो ट्रांसफर हो नहीं रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि अगर हम दो चीजों को रगड़ रहे हैं तो किस में से इलेक्ट्रॉन मूव करके किस में जा रहा है? ये पहली चीज तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल कौन सा इन्वॉल्व है, दोनों में कौन सा जो आप रगड़ रहे हैं वो दोनों मटेरियल्स कौन से हैं, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये पता है तो एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज है जो आपको हेल्प करेगी ये बताने में कि जब आपने इन दोनों को रगड़ा तो किस पे से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ गया, और जिसमें गया उस पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, जहां से गया उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज मैंने दिखा रखी है। ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में सबसे ऊपर एस्बेस्टस है और सबसे नीचे इंडियन रबड़ है, और इसके बीच में बहुत सारे मटेरियल्स लिखे हुए हैं, फर, ग्लास, माइका, वूल, क्वार्ट्ज, कैट फर, लेड, सिल्क, ह्यूमन स्किन, कॉटन, वुड, एम्बर एटसेट्रा। ये सारे आपके एक लाइन से हैं और ये इसी सीक्वेंस में रहते हैं। अब इनमें से अगर आप किन्हीं दो मटेरियल्स को रगड़ते हैं तो जो मटेरियल ऊपर है लिस्ट में वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जो मटेरियल लिस्ट में नीचे है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो लूज करेगा इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो एक्सेप्ट करेगा इट विल बिकम निगेटिवली चार्ज्ड। एग्जाम्पल के लिए आपने अगर ग्लास को वूल पे रगड़ा तो ग्लास देखिए यहाँ पर है और वूल जो है यहाँ है, सॉरी दिस वन इज वूल, ग्लास ऊपर है और वूल नीचे है। ग्लास में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर वूल में चले जाएंगे, आपका ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और वूल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपने सिल्क में रबर रॉड को रगड़ा, सिल्क ऊपर है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, रबर नीचे है, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड कि कौन सा चार्ज किस इलेक्ट्रॉन किस मटेरियल से किस मटेरियल की तरफ मूव कर रहा है। इसके दो एग्जांपल्स यहाँ मैंने और लिख दिए थे कि अगर बैलून को और हेयर को आप रगड़ते हैं तो हेयर जो है ऊपर है, जो आपका ह्यूमन स्किन है दैट इज हेयर, तो हेयर ऊपर है तो हेयर जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बैलून जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बिकॉज इट इज रबर। नीचे एक और एग्जांपल है, फर को अगर आप रबर रॉड से रगड़ते हैं तो फर आपकी सीरीज में ऊपर है, सो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड रबर रॉड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब हम इस चार्ज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसको इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। पहले आप इस डिवाइस को देख लीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने 8th क्लास में या 10th क्लास में इसको प्रोजेक्ट में बनाया होगा। ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है, ऊपर यहाँ ब्रास डिस्क दिख रहा है ये, और यहाँ नीचे आपको दो गोल्ड लीव्स हैं, दो जो बिल्कुल जब आपका नॉर्मल कोर्स में ये पड़ा रहता है तो ये चिपके हुए से ही होते हैं। अब अगर आप इसके ऊपर कोई पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज रॉड ऊपर ले आते हैं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएंगे। ये देखिए पॉजिटिवली चार्ज रॉड था तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया इस मेटल प्लेट के ऊपर, और ये निगेटिव चार्ज जो है उसकी वजह से नीचे वाले हिस्से पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यू कैन सी कि ये एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं।
ये फैल रहा है। अगर इसकी जगह यहाँ पर हमने निगेटिवली चार्ज रॉड ले आया होता तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता और यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाता, लेकिन चूंकि दोनों निगेटिवली चार्ज होते तो ये रिपेल करता और ये ऐसे ही फैलता। इसका यूज करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं चार्ज को। अगर चार्ज प्रेजेंट है तो जो दोनों लीव्स है मेटल की वो दूर होंगी एक दूसरे से, कितना ज्यादा दूर हो रही है उतना ज्यादा स्ट्रेंथ है, उतने ज्यादा चार्ज है, जितनी कम दूर हो रही है उतना कम चार्ज है। ये जो मेथड है इससे आप चार्ज तो निकाल सकते हैं कि कोई चार्ज है इस पे, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बट यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, क्योंकि दोनों केस में तरीका एक ही है, वो खाली सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर, दैट इज द ओनली वे ऑन विच इट इज बेस्ड। एनीवे, नाउ कम टू द लॉ। ये जो रिपल्शन हो रहा था या अट्रैक्शन हो रहा था, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन क्या है और इसका वैल्यू कितना है, दिस वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय कूलम एंड दैट इज व्हाई दिस लॉ इज नोन एज कूलम्स लॉ। ये लॉ कहती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दो चार्जेस के बीच में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। इनको दोनों को हमने कंबाइन किया तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के वहां एक कांस्टेंट k ऐड किया गया, कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी k, एंड वी गेट F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R square, where F is electrostatic charge, electrostatic force or Coulomb force, K is Coulomb constant, and value of K is given by 1 upon 4 pi epsilon naught. यहाँ पर जो epsilon naught है, this one, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। ये आपको ये बताता है कि कोई भी चार्ज को स्पेस में रहने के लिए कितनी परमिशन है, और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो कूलम्ब फोर्स है वो हर जगह लगेगा? एक चार्ज यहाँ रखा है, दूसरा चार्ज आप यहाँ लाए, ये इसको मान लीजिए अट्रैक्ट कर रहा है, आपने थोड़ा दूर करा, क्या अभी भी अट्रैक्ट करेगा? थोड़ा और दूर करा, क्या अभी भी अट्रैक्ट करेगा? क्या इन्फिनिटी तक अट्रैक्ट करेगा? नो, इट इज नॉट सो। वो कुछ दूरी तक तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, अगर सिमिलर होगा तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा, बट देयर इज अ लिमिट, अप टू सम डिस्टेंस इट विल अट्रैक्ट और रिपेल, उसके बाद नहीं करेगा। ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस मानते हुए अगर आप चार्ज के चारों तरफ एक स्फेरिकल एरिया इमेजिन कर ले, तो ये स्फेरिकल एरिया जिसमें दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर कितना स्ट्रॉन्ग है या किस पॉइंट पे उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना कूलम फोर्स महसूस कर रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किसी पॉइंट की होती है, तो किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो वो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस कर रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसको कैपिटल ई से लिखा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और F अपॉन Q नॉट के बराबर होती है, जहां F कूलम फोर्स है और Q नॉट टेस्ट चार्ज होता है जो कि +1 कूलम के बराबर होता है या यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका जो SI यूनिट है न्यूटन अपॉन कूलम के बराबर होता है, न्यूटन पर कूलम, या इसको वोल्ट्स पर मीटर में भी लिखा जाता है। अब देखिए जो एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये कैसे है, ये एक्सप्रेशन कैसे आता है, ये हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q है जो यहाँ O पॉइंट पे रखा हुआ है, और इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट M है जिसके ऊपर हमने टेस्ट चार्ज यानी कि +1 कूलम का चार्ज रखा है। जो फोर्स लगेगा, चूंकि ये भी +Q है और ये +1 है, सो इट विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, बाहर की तरफ लगेगा। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर। यहाँ देखिए, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। लेकिन हमें ये भी पता है कि E जो होता है वो F अपॉन Q नॉट के बराबर होता है,
इस इक्वेशन में E का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर, F की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q नॉट, ये Q नॉट इस Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट एन एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. This is electric field intensity at any point due to a point charge. Now come to electric lines of force. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? अगर आपने एक चार्ज रखा हुआ है और उसके पास आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो क्या ये यही रखा रहेगा? नहीं, या इसके ऊपर अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, तो ये धीरे धीरे बाहर को चल पड़ेगा. अगर आपने ये नेगेटिव चार्ज लिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है +1 कूलम, तो ये धीरे धीरे अंदर की तरफ को मूव करेगा. यानी कि कोई भी टेस्ट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल नहीं रह सकता. इट विल मूव आइदर आउटसाइड और इनसाइड. ये जो मूवमेंट होता है, ये जिस पाथ पे ये मूव करता है, दैट पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. So the path traced by a unit positive charge in an electric field is called electric line of force. Here you can see in the figure, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसके चारों तरफ ये इसके परपेंडिकुलर और उससे बाहर की तरफ चलती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. दे आर टोटली इमेजिनरी लाइंस हैं और ये हमेशा आप कहीं भी यहाँ पे कहीं भी आप पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट विल मूव आउटसाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ऑन द अदर हैंड, अगर आप यहाँ नेगेटिव चार्ज रख देते हैं तो कहीं भी आप पॉजिटिव चार्ज छोड़िए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, it will start moving towards the inner charge. अंदर वाले चार्ज की तरफ ये मूव करना शुरू कर देगा. इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता सकते हैं. ये देखिए, अगर हमारे ये दोनों चार्ज निगेटिव होते या दोनों चार्ज पॉजिटिव होते, ठीक, तो क्या होता है कि ये जो है थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ फैलती हुई लाइनें चली जाती है. आ तो अंदर रही है लेकिन अंदर को फैल, ये देखिए, ये आ तो रही है अंदर की तरफ, लेकिन ये यहाँ से जब चार्ज के पास आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल भी करती हैं. ऐसे ही जब आपका दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो यू कैन सी दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज. फाइन. सो फ्रॉम हियर वी कैन enlist some properties of electric lines of force. पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर टोटली इमेजिनरी लाइंस. दूसरी प्रॉपर्टी, दे एमनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती हैं. तीसरी प्रॉपर्टी, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी ऑफ दीज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स shows the direction of electric field at that point. यानी आप किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा खींचें, तो ये उस पॉइंट पे कौन सा डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये दिखाता है. चौथी प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर. दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती. पांचवी प्रॉपर्टी, दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप. ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म करती. आपको ध्यान हो, आपने 8th क्लास में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स खींचा था, ये N था और ये S था, ठीक. जब आप यहाँ पे से खींचते थे लाइन, तो ये बाहर की तरफ तो ऐसे चलती थी और अंदर की तरफ यहाँ से ऐसे चलती थी. बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ चलती थी, सॉरी, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ चलती थी और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ चलती थी. ये देखिए, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ जाती थी और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ आती थी. ये क्लोज लूप है, पूरी क्लोज है लाइंस. लेकिन जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, दे आर नॉट क्लोज लूप्स. वो क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ कभी भी नहीं आती. अगर आप देखिए, पीछे हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है इस वाले फिगर में, ये देखिए, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे आ रही हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हुई कहीं भी नहीं दिख रही. तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम आते हैं. छठी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो क्राउडेड, डेंसर होती हैं. चार्ज के पास रही है तो उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत पास पास दिखाई देती है, क्लोजर होती है, बहुत क्लोज होती है. और जब चार्ज से दूर चले जाए तो वो दूर दूर चली जाती है. यहाँ देखिए, अगर यहाँ से चार्ज है, यहाँ से बाहर निकल रही है, तो चार्ज के पास तो बहुत पास पास दिखेंगी ये,
और चार्ज से दूर चले जाएंगे तो ये आपस में भी एक दूसरे से दूर हो जाती हैं. देयर इज अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन देम. सो दे आर क्लोजर नियर चार्ज, crowded near charge, and as you move away from charge they become rare. यहां से ये पता लगता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है वहां पे ये क्राउडेड होती है, वहां इनकी भीड़ हो जाती है, और जहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है वहां ये कम हो जाती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, चाहे वो निगेटिवली चार्ज बॉडी हो या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो. अगर निकल रही हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो बाहर निकल रही होंगी बट परपेंडिकुलर होंगी. अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसके ऊपर टर्मिनेट हो रही होंगी पर उसके परपेंडिकुलर होंगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती, इसलिए जो इंटीरियर ऑफ कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के या इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे बिल्कुल फ्री होता है. और लास्ट प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो इंसुलेटर में से पास हो जाती हैं, वहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट दिखाई देता है. एंड this is all for today's lecture. We are running short of time, still we have 2 minutes I think. If you have any doubt you can ask it here or you can post it on the group.